बहुत छोटे से गांव की बात है, जहां तारा अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। तारा के माँ बाप गुजर चुके थे। चाचा चाची का एक बेटा था कुणाल। चाचा मटके बनाते थे और उन मटकों को बाजार बेचते थे। इसी के भरोसे उनका घर चलता था। एक दिन चाचा की तबीयत थोड़ी खराब होती है। तभी चाची बोलती है, हे भगवान, अब आपकी तो ऐसी हालत नहीं कि आप बाजार मटके बेचने जाओ। आपकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। अब कैसे होगा? बिना मटके बेचे पैसे कैसे आएंगे? सप्ताह हमें एक बार तो हमारे यहाँ बाजार लगता है। यही तो कमाई का मौका है। अगर आज का दिन निकल गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तभी तारा बोलती है, चाची, आप क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना, चाचा की जगह मैं चली जाती हूँ। तू बाजार जाएगी और मटके बेचेगी? मजाक कर रही हो? और मैं क्या तुझे बेवकूफ दिखाई दे रही हूँ जो इतने सारे मटके तुझे दे दूं और अपना नुकसान करा लूं? खुद तो सही सलामत घर नहीं आओगी और ना ही मेरे मटके आएंगे। कोई लेकर चला जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। फिर मैं तुझे और मेरे मटकों को कहाँ ढूंढूंगी? अरे चाची, मैं अकेले जाने की बात थोड़ी ना कर रही हूँ। मुझे पता है मैं अकेले नहीं जा सकती। कुणाल है ना, मैं कुणाल को साथ लेकर जाती हूँ। और चाची, मुझे अच्छे से मोल भाव करना आता है। मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। और अगर कुणाल साथ रहेगा तो मटकों की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वह मुझे भी सही सलामत घर लेकर आ जाएगा। मैं वादा करती हूँ चाची, मैं सारे मटके बेच आऊँगी। फिर ठीक है, यह सही है। वैसे भी कुणाल घर में ही पड़ा है। ठीक है, तू कुणाल को लेकर जा। फिर तारा और कुणाल मटके बेचने जाते हैं। तो कुणाल तारा से कहता है, दीदी, आप एक काम करो, आप भी इस ठेले पर बैठ जाओ, क्योंकि मैं इन मटकों को संभालूंगा या आपको रास्ता बताता चलूंगा। ऐसे तो आप न जाने कितनी बार रास्ते में गिर जाएंगी। इससे अच्छा आप भी मटकों के पास बैठ जाइए। ये तो क्या कह रहा है कुणाल? तुझे दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो आप भी मटकों के पास बैठ जाइए, नहीं तो आप घर पर ही रहिए। मैं ही मटकों को बेच आता हूँ। अरे नहीं नहीं कुणाल, चाचा जी ने इतनी मेहनत से मटके बनाए हैं। तू जाएगा तो तुझे कोई ठग लेगा और तू कम दाम में बेच कर आ जाएगा। मैं चाचा जी का नुकसान नहीं होने दे सकती। मुझे बहुत अच्छे से बोल भाव करना आता है। देख लेना मैं ये सारे मटके कैसे बेचती हूँ। बस तू मेरे साथ रहना। अगर तू चाहता है कि मैं भी इस ठेले पर बैठ जाऊं तो ठीक है, मैं इस पर बैठकर चलती हूँ, लेकिन मेरा साथ आना बहुत ज़रूरी है। फिर तारा मटकों के साथ ठेले पर बैठ जाती है और कुणाल ठेला चलाते हुए बाजार जाता है। रास्ते में कुणाल का पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है और ठेला उसके हाथों से छूट जाता है और ठेला तेजी से आगे बढ़ता है। तारा बहुत घबरा जाती है और चिल्लाती है, कुणाल, बचाओ बचाओ, कुणाल, इसे रोको, कुणाल। दीदी, दीदी, अरे कोई तो रोको, कोई तो मदद करो, दीदी। तभी वहां पर सूरज गुजर रहा होता है। सूरज जब यह सब देखता है तो दौड़ते हुए ठेले को रोकने के लिए जाता है। आगे खाई होते हैं। जैसे ही तारा उसे खाई में गिरने वाली होती है, सूरज दौड़कर उसे बचा लेता है और ठेला और मटके खाई में गिर जाते हैं। सूरज किसी तरह हाथ पकड़कर तारा को बाहर निकलता है और तुम बेवकूफ हो क्या? इतनी बड़ी होकर बच्ची जैसे उस ठेले पर जाकर बैठी थी और अंधी हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? सामने इतनी बड़ी खाई है और फिर भी तुम उस ठेले पर बैठी थी। बाबू, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। मेरी दीदी सच में आंधी है, उसे दिखाई नहीं देता। इसी वजह से मैं उसे ठेले पर बिठाकर बाजार ले जा रहा था। हम दोनों बाजार मटके बेचने जा रहे थे। गलती मेरी है। मेरा पाँव पत्थर से टकरा गया, मुझे ठोकर लग गई और मुझसे यह ठेला छूट गया। इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है, ये देख नहीं सकती। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये देख ही सकती, लेकिन इसकी आंखें तो। हाँ बाबू, देखने में मेरी दीदी की दोनों आंखें ठीक लगती हैं, लेकिन बचपन से ही ये देख नहीं सकती। इसे कोई देखकर कह नहीं सकता कि ये अंधी है।
लेकिन यह सच है बाबू। यह बात सुनकर सूरज को बहुत बुरा लगता है। वह माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप देख नहीं सकती। मैंने जाने अनजाने में आपको न जाने क्या क्या कह दिया। जी कोई बात नहीं, कुणाल चल यहाँ से, हमें अभी घर लौटना होगा। दोनों वहां से घर चले जाते हैं। घर जाकर कुणाल अपनी माँ को सारी बात बताता है तो वह गुस्से से कहती है, ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? क्यों री तारा, क्या इसलिए तुझे साथ भेजा था? मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हारी बात मानी। मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। पता भी है वह ठेला मुफ्त में नहीं मिला था, तुम्हारे चाचा उसे बाजार से खरीद कर लाए थे। और तो और इतने सारे मटके भी टूट गए। कमबख्त कहीं की, यह सब तेरी वजह से हुआ है। मनहूस कहीं की, अपने माँ बाप को तो खा गई और यहाँ हमारे सर पर आकर बैठ गई। कोई काम तो तुझसे होता नहीं, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है। बस घर बैठे बैठे मुफ्त में रोटियां तोड़ती हैं और ऊपर से मेरा इतना बड़ा नुकसान कर रही है। तू तो कह कर गई थी कि सारे मटके बेच कर आऊंगी। अब बता, इन सब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? एक तो पहले से ही घर में पैसों की तंगी है, ऊपर से तुम्हारे चाचा भी बीमार पड़े हैं और ऊपर से इतना बड़ा नुकसान। माँ, दीदी को क्यों डांट रही हो? इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। वह तो मेरा ही पैर फिसल गया था और वह ठेला मुझसे छूट गया। तू चुप कर, बढ़ा आया दीदी की तरफदारी करने वाला। इसमें इसकी ही गलती है। और इसे क्या पड़ी थी? इसके पैरों में कोई कांटे छुप जाते जो चलकर बाजार चली जाती तो? ये तुम्हारे ठेले पर बैठी ही क्यों? इसे शर्म नहीं आई? हमने क्या इस आंधी को जिंदगी पर संभालने का ठेका ले रखा है? एक तो इसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया और तू ऊपर से इसकी तरफदारी कर रहा है। ऊपर से वह शहरी बाबू जिसने इसे बचाया, उसे भी क्या पड़ी थी? ज्यादा से ज्यादा क्या होता, खाई में गिर जाती ना। अगर मर जाती तो हमारे सर से तो बोझ ही उतर जाता। इसको बचाने से अच्छा हमारा ठेला और मटके बचा लेता तो अच्छा होता। हमारा इतना बड़ा नुकसान होने से बच जाता। तारा को यह सारी बातें सुन बहुत बुरा लगता है और यह सारी बातें बाहर से सूरज सुन रहा होता है। वह सोचता है, मैं तो उस लड़की की पायल देने आया था जो वहां गिर गई थी। मुझे लगता है इस वक्त मेरा अंदर जाना सही नहीं होगा। पहले से ही यह चाची तो बहुत गुस्से में लग रही है। इसमें तारा की कोई गलती नहीं, शायद कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। मैंने तारा को तो बचा लिया, लेकिन वह ठेला मेरे हाथ से छूट गया। ठेले को भी बचा लेता तो तारा को इतना कुछ सुनना पड़ता। सूरज वहां से चला जाता है और फिर दूसरे दिन सूरज तारा के घर जाता है और चाची को आवाज देकर बाहर बुलाता है और नया ठेला दिखाते हुए कहता है, नमस्ते चाची, मैं सूरज हूं। कल मैंने ही तारा की जान बचाई थी और मुझे माफ कर देना चाची, मेरी वजह से आपका ठेला खाई में गिर गया। मैं माफी के बदले आपके लिए नया ठेला लेकर आया हूं, इसे ले लीजिए। नया ठेला देखकर चाची बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह अच्छेपन का ढोंग करते हुए सूरज से कहती है, अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? जो हो गया सो हो गया। हमारी तारा की जान बच गई, यही हमारे लिए बहुत है। ठेले का क्या है, आज ना कल हम नया खरीद ही लेते। वैसे बेटा, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। सूरज को चाची घर में लेकर आती है और उससे कहती है, बैठो बेटा, आराम से बैठो, अपना ही घर समझो। वैसे बेटा, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने हमारे बच्ची की जान जो बचाई है, अगर तुम वहां ना होते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। तुम्हें नया ठेला लाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब लेकर आए हो तो मैं इसे रख लेती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे चाची, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, गलती मेरी ही थी। मैं आपके ठेले को नहीं बचा सका, इसलिए मैं नया ठेला लेकर आया हूँ। आप धन्यवाद मत कीजिए, मैंने मेरे गलती का भुगतान किया है। वैसे बेटा, तुम्हें इस गांव में कभी देखा नहीं। कहाँ के रहने वाले हो और गांव में किसके यहाँ आए हो? जी चाची, मैं गांव का नहीं हूँ, दरअसल मैं शहर से आया हूँ।
मेरे मामा मामी इसी गांव में रहते हैं और मैं शहर में नौकरी करता हूं और हमारे व्यापार भी है, पिताजी संभालते हैं। कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी तो सोचा मामा मामी के यहाँ कुछ दिन रहकर आओ। मेरे मामा मामी मुझे बहुत दिन से अपने यहाँ रहने के लिए बुला रहे थे। अच्छा, ये बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम शहर में नौकरी करते हो। वैसे बेटा, मेरा कुणाल भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। अगर उसके लायक शहर में कोई नौकरी हो तो जरूर बताना। वैसे भी अब तुम पराए थोड़ी हो, तुमने तो हमारी इतनी मदद की है। तुम तो हमारे लिए हमारे घर के सदस्य जैसे ही हो। जी चाची, आपने सही कहा। अच्छा चाची, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, कुछ खाकर जाते। नहीं चाची, फिर कभी। अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन आते रहना, अपना ही घर समझना। जी चाची, जरूर। मैं चलता हूँ। नमस्ते। ये सारी बातें तारा रसोई घर में से सुन रही होती है और फिर सूरज वहां से चला जाता है। तारा सूरज के बारे में सोचने लगती है। शहर के बाबू कितने अच्छे हैं। उन्होंने उस दिन मेरी जान बचाई और मैंने उस दिन उनसे धन्यवाद भी नहीं कहा। और तो और बेचारे आज नया ठेला लेकर आए थे, जबकि उनकी तो कोई गलती नहीं थी। वह तो मेरी जान बचाने के लिए आए थे, फिर भी उन्होंने हमारे लिए इतना किया। मुझे लगता है मुझे उन्हें मिलकर एक बार धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए। और फिर तारा कुणाल को साथ लेकर सूरज से मिलने जाती है। अरे तारा जी, आप यहाँ? जी बाबू, मुझे माफ़ कर देना। अरे आप किस बात की माफी नहीं है? बाबू, उस दिन आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपसे धन्यवाद तक नहीं कहा। और तो और आप कल घर पर नया ठेला लेकर आए थे। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है बाबू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उस दिन आपसे बात तक नहीं की। अरे नहीं नहीं तारा जी, मुझे किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा है। आप ये बात अपने मन से निकाल दीजिए और धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो इंसानियत के नाते आपकी मदद की थी, माफी तो मुझे ही आपसे मांगनी चाहिए। तारा जी, मेरी वजह से आपका ठेला जो खाई में गिर गया और ऊपर से मैंने उस दिन आपसे थोड़ी बदतमीजी से बात की। मुझे पता ही नहीं था कि आप देख नहीं सकती। नहीं नहीं बाबू, आप माफ़ी मत मांगिए। आपकी कोई गलती नहीं है। और आप मुझे तारा जी कहकर मत बुलाइए, आप मुझे तारा कहकर ही बुलाए। अच्छा, यह भी सही है। वैसे भी तारा जी कहना थोड़ा पराये जैसा लगता है, लेकिन तारा कहना अपनों जैसा लगता है। अच्छा बाबू, मैं चलती हूँ। चाची राह देख रही होंगी। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं कुणाल के साथ यहाँ आई हूँ। हाँ ठीक है तारा, तुम जाओ और संभाल कर जाना। कुणाल, अपनी दीदी को संभाल कर ले जाना। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और फिर सूरज भी तारा के बारे में सोचने लगता है। कितनी प्यारी लड़की है तारा, बहुत भोली है, लेकिन उसकी किस्मत तो देखो, बेचारी देख नहीं सकती। इस वजह से उस दिन उसकी चाची ने उसे कितना कुछ सुनाया था। पता नहीं बेचारी हमेशा से ही ऐसे ताने सुना करती होंगी। उसे कितना बुरा लगता होगा। बेचारी के तो माँ बाप भी नहीं है। सूरज को तारा से हमदर्दी होने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और वह हमदर्दी प्यार में बदल जाती है। सूरज तारा को पसंद करने लगता है और यहाँ तारा भी कहीं ना कहीं सूरज को पसंद करने लगती है। दोनों मिलने लगते हैं। एक दिन एक औरत चाची के पास आकर बोलती है, तेरा ध्यान कहाँ है कमला? जरा अपने घर की लड़की पर ध्यान रख, वरना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। क्या बात है शोभा, ऐसे क्यों बोल रही है? अरे तुझे कुछ पता भी है या नहीं? तेरे पीठ पीछे इतना कुछ हो रहा है। गांव में सारे लोग बातें बनाने लगे हैं। ऐसे तो तेरा लोगों के घर पर बड़ा ध्यान रहता है और खुद के ही घर में अंधेरा है। देख लो। अरे बहन, मैं तारा की बात कर रही हूँ।
तुम्हारी तारा कोई भोली भाली नहीं है। तुम्हारे पीठ पीछे वह उस शहरी बाबू के साथ मुंह काला कर रही है। तुझे पता है, गांव के लोगों ने उन्हें साथ बात करते हुए देखा है, एक बार नहीं कई बार। वह आए दिन उससे मिलती है। उसके लगाम जरा कस के रख कमला, नहीं तो गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। हम तो सोचते थे भोली भाली है, लेकिन देख लो यह अंधी क्या गुल खिला रही है। देख कमला, तू अपनी है इसलिए कह रही हूं। एक तो वह अंधी है, उसके लिए रिश्ता तो आने से रहा, और जैसे तैसे रिश्ता आएगा भी तो उसके ऐसी हरकतों की वजह से कोई उससे शादी नहीं करेगा। ये सुन चाची का खून खौल जाता है। वह बोलती है, अच्छा, तो यह अंधी हमारे पीठ पीछे ये गुल खिला रही है। जब से आई है तब से मुफ्त में रोटियां तोड़ रही हैं। इस अंधी से कोई काम तो होता नहीं, ऊपर से गांव में हमारी बदनामी कर रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यह लड़की ऐसे भी गुल खिला सकती है। आज आने दो उसे। हड्डी पसली ना तोड़ दी उसकी तो मेरा भी नाम कमला नहीं। और चाची गुस्से में लाल होकर तारा का इंतजार कर रही होती है। तभी तारा घर आती है तो चाची उसे से कहती है, क्यों री करमजली, नासपीटी कही की, कहाँ से रंगरलियां मना के आ रही है? चाची, आप क्या कह रही हैं? मैं तो कुणाल के साथ थी। खबरदार, अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो। नालायक लड़की, तेरी वजह से हम गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मनहूस कहीं की, पता नहीं तेरी मनहूसियत की वजह से हमें और कितना कुछ झेलना पड़ेगा। सच सच बता, तू उस शहरी बाबू के साथ घूम रही थी ना? तभी कुणाल बोल पड़ता है, माँ, दीदी मेरे साथ थी। मैं दीदी को बाहर घूमने लेकर गया था। तू चुप कर, दीदी का चमचा। पता नहीं इस मनहूस ने तुझ पर क्या जादू कर दिया है। जब देखो तब इसकी तरफदारी करता रहता है। चाची यह सब बातें कह रही होती है। तभी वहां पर सूरज आ जाता है और चाची से कहता है, नमस्ते चाची जी, आप इन दोनों को मत डांटिए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसमें तारा की और कुणाल की कोई गलती नहीं है। अरे आप आइए आइए, आपकी ही कमी थी। इन सब में सबसे बड़ा हाथ तो आपका ही है। अच्छा हुआ आप खुद आ गए, नहीं तो मैं आपके पास आने ही वाली थी। ए तारा की बच्ची, जा अंदर जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। और कुणाल, तू भी जा, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। तारा और कुणाल वहां से चले जाते हैं। चाची सूरज से कहती है, देखो शहरी बाबू, यह सब तुम्हारे शहर में चलता होगा, हमारे गांव में नहीं। हमारी इस गांव में बहुत इज्जत है। उस इज्जत को उछलने की कोशिश मत करो। पहले ही इसके अंधेपन की वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आज तक गांव में किसी की मजाल नहीं हुई जो हमारे संस्कारों पर और हमारी बेटियों पर उंगली उठाए, लेकिन आज सिर्फ आपकी वजह से हम पर उंगली उठ रही है। लोग न जाने तारा के बारे में क्या क्या बोलने लगे हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। चाची, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने यह सब आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया। चाची, मैं सचमुच तारा को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं यह सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तारा से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे दुनिया भर की खुशी देना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो शहर के पढ़े लिखे बाबू हो, और तुम हमारी बेटी से शादी करोगे, वह भी एक अंधी लड़की से? मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। चाची, मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन कीजिए। मैं सचमुच तारा को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ चाची, मैं तारा के अंधेपन का भी इलाज करूंगा। शहर में बड़े बड़े अस्पताल है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है जो तारा का इलाज कर सकते हैं। मैं दुनिया भर के अच्छे अच्छे डॉक्टर को तारा को दिखाऊंगा, और मुझे यकीन है तारा एक दिन दुनिया जरूर देखेगी। चाची, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं, और जहां तक मैं मेरे माता पिता को जानता हूं, मेरी पसंद ही उनकी पसंद होगी। उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं होगा। ये सब सुनकर चाची सोच में पड़ जाती है। अरे वाह,
ये बेवकूफ शहरी बाबू तो इस अंधी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया। पता नहीं इसने उस अंधी में क्या देख लिया जो एक आंधी लड़की से शादी करना चाहता है। चाहे जो कुछ भी देखा हो, यह बस शादी करके चली जाए मेरी बला से। वैसे भी इसका बोझ हम कल कब तक उठाते रहेंगे, और उसके इलाज के लिए हमें पैसे भी देने नहीं होंगे। वह सारा खर्चा भी यही देख लेगा। बहुत पैसे वाला जो है, और इन पैसों वालों से रिश्ता जुड़ गया तो हम भी अपना काम निकाल सकते हैं। और तो और दहेज के पैसे भी बच जाएंगे। नहीं तो इस अंधी लड़की से शादी करने के लिए न जाने हमें कितना दहेज देना पड़ता। और एक बार तारा यहाँ से चली गई तो तारा के नाम से उसके पिताजी ने जो जमीन छोड़ी है वह भी हमारी हो जाएगी। वैसे भी तारा को फिर उन जमीन की क्या जरूरत। अच्छा मौका है, हाँ कर देती हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगा तुम मेरी तारा को ऐसे ही बदनाम कर रहे हो। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम तारा से शादी करना चाहते हो। हमारे बच्ची का इलाज हो जाएगा, उसका घर बस जाएगा। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। नहीं तो आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। चाची, आप तारा की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। अब तारा की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यह सब बातें सुन तारा की भी आंखें भर आती है। वह बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन सूरज तारा से मिलकर तारा से कहता है, तारा, मुझे अब शहर लौटना होगा। मुझे वापस जाकर अपने माता पिता से भी यह बात कहनी है कि मैं उनके लिए बहू ढूंढ ली है। मैं जल्द से जल्द उन्हें यह बात बताना चाहता हूँ। और तुम फिक्र मत करो तारा, हमारी शादी से पहले मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। अब मुझे जाना होगा, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। ठीक है बाबू, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। फिर सूरज शहर वापस लौट जाता है। और उसके 2-4 दिन बाद ही गांव का एक आवारा लड़का छगन तारा को अकेला देख उसके पास जाता है और बोलता है, अरे ओ तारा, कैसी हो मेरी रानी? तुझे इतने दिनों के बाद देख रहा हूं। आज मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची है। मैंने तुझे बहुत याद किया। छगन, तू यहाँ क्यों आया है? निकल जा मेरे घर से। चाचा चाची घर पर नहीं है, निकल यहाँ से। क्या सच्ची में चाचा चाची घर पर नहीं है? यह तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब इस घर में हम सिर्फ दोनों ही हैं। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में था। आज मुझे वह मौका मिल ही गया। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बदतमीज कहीं के, निकल जा इस घर से। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, दूर रहे मुझसे। छगन तारा से बदतमीजी कर रहा होता है। तभी चाची घर पर आती है और गुस्से से छगन से कहती है, नास पीटे कहीं के, तू जेल से कब छूटा? और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? निकल जा इस घर से। मैं तो कल ही जेल से आया हूं। बहुत दिन से तारा से मुलाकात नहीं हुई थी। सोचा जाते जाते एक बार देख लूं और हालचाल पूछ लूं। आखिर ये मेरी होने वाली लुगाई जो है। ए नासपिटे, अपनी औकात में रहकर बात कर। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारी तारा का हालचाल पूछे। और तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे तारा को हाथ भी कैसे लगाया? उसे छूने की कोशिश भी मत करना, समझा? तेरी कोई औकात नहीं है, आवारा कहीं का। चल निकल यहाँ से, और दोबारा यहाँ दिखा तो तेरी टांगे तोड़ कर रख दूंगी। चल भाग यहाँ से। क्यों रे चाची, तेरे तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। जेल जाने से पहले तो तूने ही मुझसे वादा किया था कि जब मैं जेल से छुटकर आऊंगा तब तू तारा की शादी मुझे करवाएगी। अब तुझे क्या हो गया? तेरे तेवर क्यों बदल गए? नास पिटा कहीं का, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुझे ऐसा बोल दिया। मैंने सोचा था इससे और कोई शादी ही नहीं करेगा, इसलिए मैंने तुझे वादा किया। लेकिन अब तू वह वादा भूल जा। तारा की शादी तय कर दी है, और वह लड़का तू जैसा नहीं है जो आवारा गर्दी करता हो, शराब पीता हो और जिसका ठिकाना ही जेल हो। वह शहर का लड़का है
पढ़ा लिखा है और अमीर घर का है, जिसने मेरी तारा का हाथ थामा है। तेरी तो उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं है। बड़ा आया मेरी तारा से शादी करने वाला। चल निकल यहाँ से। सोच समझ कर बोल चाची, बहुत बड़ी गलती कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपने बोलने पर पछताना पड़े। और हाँ चाची, कान खोल के तू भी सुन ले। मैं भी देखता हूं ये शादी कैसे होती है। तारा की शादी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। मैं इसकी शादी किसी और से होने ही नहीं दूंगा। तेरी क्या औकात है रे, जो शादी को रोक के दिखाएगा? तू जानता है वह लोग कितने बड़े लोग हैं। तेरी उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। अगर तूने बीच में आने की कोशिश की तो तुझे इस बार ऐस जेल में भेजेंगे कि तू वापस लौटने लायक नहीं रहेगा। मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से, और आइंदा अपनी यह गंदी शक्ल दिखाना मत। ऐसा कहकर चाची छगन को वहां से भगा देती है। छगन गुस्से से वहां से जाता है और घर जाकर सोचता है, इस शहरी बाबू का तो पता लगाना होगा। मैं तारा की शादी किसी और से हरगिज नहीं होने दे सकता। तारा की शादी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं भी देखता हूं यह शहरी बाबू मेरी तारा से कैसे शादी करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन सूरज फिर से उसे गांव आता है। अरे आइए आइए दामाद जी, आप अकेले ही आए हैं? आपके माता पिता साथ नहीं आए? जी चाची, पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाए। माँ ने भी कह दिया कि वह पिताजी के साथ ही आएंगी। आप फिक्र मत कीजिए, उनको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैंने तारा के बारे में सब बता दिया है और उन्होंने मुझे भी यही कहा कि मेरी पसंद ही उनकी पसंद है। और जब मैं अपने पिताजी को तारा के अंधेपन के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे फौरन तारा का इलाज करवाने के लिए कहा है। और मैं भी यही चाहता हूँ चाची कि मैं पहले तारा का इलाज करवा लूं। जब मेरी तारा देखने लगेगी तब मैं अपने माता पिता को यहाँ बुला लूंगा। वह भी अपनी आंखों से मुझे और मेरे माता पिता को देख लेगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चाची, मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली है। आप तारा को लेकर मेरे साथ अस्पताल चलिए। ये बात सुनकर चाची और चाचा बहुत खुश हो जाते हैं और फिर तारा को लेकर सारे लोग अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साहब तारा की जांच करते हैं। तभी सूरज चाची को बहुत बड़ी रकम बैग में देते हुए कहता है, चाची, आप ये पैसे रखिए। डॉक्टर साहब ने कल ये पैसे अस्पताल में जमा करने के लिए कहा है और कल ही तारा का ऑपरेशन भी किया जाएगा। तब तक के पैसे आप अपने पास रखें। माफ करना चाची, पिताजी के व्यापार के सिलसिले में मुझे शहर के बाहर जाना पड़ रहा है और वह बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं मुझे तारा के पास रहना चाहिए था, लेकिन अगर पिताजी बीमार ना होते तो वहीं चले जाते। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम माफी मत मांगो। अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत नहीं है तो तुम्हें तो उनका काम करना जरूरी है, नहीं तो व्यापार में नुकसान हो जाएगा। बेटा, तारा का क्या है, हम है ना उसके पास। हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे और तुम्हारा जैसे ही काम हो जाएगा तुम वापस आ जाना। हम हैं बेटा, तुम चिंता मत करो। ठीक है चाची, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सूरज वहां से निकल जाता है। सूरज रास्ते से जब जा रहा होता है तभी छगन अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और सूरज का रास्ता रोकते हुए उसे कहता है, क्यों रे लड़के, तेरी इतनी हिम्मत? तू मेरी तारा से शादी करेगा? तूने ये सोचा भी कैसे? आज मैं देखता हूं तू यहां से बचकर कैसे निकलता है। मेरे होते हुए तारा से कोई शादी नहीं कर सकता और जो कोई भी हमारे बीच आएगा मैं उसका यही हश्र करूंगा जो आज तुम्हारा होगा। कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो? मेरा रास्ता छोड़ो। और छगन और उसके आदमी सूरज को मारने लगते हैं। सूरज जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। लगता है मर गया। अच्छा हुआ, मेरे रास्ते का कांटा निकल गया। चलो यहां से, इससे पहले हमें कोई देख ले। अब ये तो उठने से रहा। और वह लोग वहां से चले जाते हैं और उनमें से एक आदमी तारा के घर जाकर बोलता है, चाची, गजब हो गया। आप लोग को पता है, वह जो शहरी बाबू जिससे आपने तारा की शादी तय की थी उसकी मृत्यु हो गई।
ये बात सुनकर चाचा चाची को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह कहते हैं, ये तू क्या कह रहा है? ये कैसे हो सकता है? वो तो शहर किसी काम से गए थे, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? तू होश में तो है? हाँ चाची, मैं पूरे होश में हूँ। मुझे अभी अभी ये बात पता चली है। वह जब जा रहे थे तब किसी गाड़ी ने उन्हें ठोक दिया और उनकी जगह पर ही मौत हो गई। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? कितना अच्छा लड़का था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारे घर में जो मनहूस लड़की है, ये सब उसकी मनहूसियत की वजह से हुआ है। बेचारे ने अंधी लड़की का हाथ जो थामा था, ये जहां भी जाएगी अपने मनहूसियत को साथ लेकर जाएगी। इसकी मनहूसियत ने उस लड़के की जान ले ली। कुणाल की माँ, तुम हमेशा तारा को ही क्यों दोष देती हो? इसमें तारा की क्या गलती है? और नहीं तो क्या, किसकी गलती है? और तुम तो चुप ही रहो, उस मनहूसियत की तरफदारी मत करो। मैंने सोचा था कि इस मनहूस लड़की से पीछा छूट जाएगा और तो और हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। अब क्या मुंह लेकर उसके माँ बाप के पास जाएंगे? अब जब उनका बेटा ही ना रहा तो किस बात का रिश्ता जोड़ेंगे? अब हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं रहा। ये सारी बातें तारा सुन लेती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। महीनों गुजर जाते हैं, फिर चाचा चाची से कहते हैं, सुनो कुणाल की माँ, काफी दिन गुजर चुके हैं। अब तारा सदमे से थोड़ी बाहर आ गई है। हम एक काम करते हैं, उसका इलाज करवा लेते हैं। वैसे भी सूरज बाबू ने तारा के इलाज के लिए जो पैसे दिए थे वह तो ऐसे ही पड़े हैं, और वह उन्होंने तारा के लिए ही दिए थे। हमें उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। वह तारा का इलाज करवाना चाहते थे, उसे दुनिया दिखाना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत कितनी फूटी निकली। तारा की आंखें तो लौट आएगी, लेकिन जिसने उसे इतना बड़ा जीवन दान दिया वह उसे कभी नहीं देख पाएगी। कोई जरूरत नहीं है तारा का इलाज करवाने की। वैसे भी तारा को इस बारे में कुछ नहीं पता कि उस सूरज ने हमें उसके इलाज के लिए पैसे दिए थे। हम उन पैसों से हमारे कुणाल को शहर में एक बहुत अच्छा व्यापार खोल कर देंगे। हमारा कुणाल शहर जाकर व्यापार करेगा। वैसे भी गांव में रखा ही क्या है, शहर जाकर व्यापार करने लगेगा तो उसके शादी में हमें दहेज भी बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे भी अब कुणाल बड़ा होता जा रहा है, हमें उसकी शादी भी तो करनी है। ये तुम क्या कह रही हो कुणाल की माँ? वह पैसे तारा के इलाज के लिए है, कुणाल के व्यापार के लिए नहीं। यह गलत है। ऊपर वालों से डरो कुणाल की माँ। तुम्हें तारा के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कुणाल के बारे में। तारा कुणाल से बड़ी है, पहले तुम्हें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने आपसे कोई सलाह नहीं मांगी। मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। और वैसे भी इतने दिन से तो वह बिना आंखों के ही अपना जीवन काट रही है ना, आगे भी काट लेगी, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसे तो आदत सी हो गई है और आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं तारा के बारे में सोच लिया है। हम तारा को जल्द से जल्द शादी करके उसके घर विदा कर देंगे। मेरे नज़र में उसके लायक एक रिश्ता है, और फिर उसके बाद ही कुणाल शहर व्यापार करने जाएगा। फिर तो ठीक है ना? चाची चाचा की एक बात भी नहीं सुनती। चाचा उसके सामने कुछ बोल नहीं पाते। और फिर दूसरे ही दिन चाची छगन के पास जाकर बोलती है, कैसे हो छगन बेटा? अरे चाची, तू और यहाँ, और आज भी तेरे तेवर अचानक इतने कैसे बदल गए? उस दिन तो बड़ा गाली दे देकर बात कर रही थी, और आज छगन बेटा, ये कैसे हो गया चाची? मैं अपनी गलती की माफी मांगने आई हूँ बेटा, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वह शहरी बाबू ने मेरे कान भर दिए थे। मैं उसकी बातों में आ गई। मैंने सोचा कि मेरी तारा उसके पास खुश रहेगी। बस मैंने यह सब कुछ तारा के लिए किया। नहीं तो मैं तुझे तो अच्छे से जानती हूँ। तू भले ही शराब पीता है, जुआ खेलता है, लेकिन दिल का बड़ा ही अच्छा है, और मेरी तारा को उस शहरी बाबू से कई ज्यादा प्यार करता है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। फिर मुझे लगा कि तारा को तुमसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता।
भले ही तुम्हारे पास रुपए पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम तारा से बहुत प्यार करते हो और उसे खुश रखोगे। मुझे माफ कर दे बेटा, और मेरी तारा को अपना ले। क्या बात कर रही है चाची? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये सब सच में हो रहा है क्या? एक बार और कहना तो, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा। यह सच है बेटा, मैं सच में कह रही हूँ। मेरी तारा को अपना ले। अरे वाह चाची, तूने तो आज दिल खुश कर दिया। आज तो मेरी मनमुराद पूरी हो गई। ठीक है चाची, तारा से शादी करने के लिए मैं तो कब से राजी हूं। जियो बेटा, झुक झुक जियो। मैं चलती हूँ, मुझे यह खुशखबरी तारा को भी देनी है। घर जाकर चाची तारा को सारी बात बताती है। तारा को ये बात सुन बहुत बड़ा धक्का लगता है। ये आप क्या कह रहे हैं चाची? मैं उससे शादी हरगिज नहीं करूंगी। आप तो जानती हैं ना वह कैसा लड़का है। फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उससे क्या, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। ए लड़की, ज्यादा नाटक मत कर। तुझे क्या हमने जिंदगी भर पालने का ठेका ले रखा है? और तू लड़का नहीं, लड़की है। भूल मत, तुझे कभी ना कभी तो किसी से शादी करनी ही होगी ना। और तू तो शुक्र मना कि उस छगन में तुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है, नहीं तो दुनिया भर में तेरी इतनी बदनामी हो रखी है कि तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। ऊपर से तू कोई आसमान से आई हुई परी नहीं है जो लोग तुझसे शादी करने के लिए मरे जाए। वो छगन तू अंधी होने के बाद भी तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। यही बड़ी बात है, नहीं तो जिंदगी भर तुझे बिना शादी के ही रहना होगा। और हाँ, मुझ में और तेरे चाचा में इतनी ताकत नहीं कि तुझे जिंदगी भर पाल सके। तुझे ये शादी तो करनी ही होगी। अगर तू ज्यादा नखरे करेंगी तो निकल जा मेरे घर से। फिर तुझे जहां जाना है जा, तुझे कुछ नहीं कहूंगी। तारा को ये सारी बातें सुन बहुत बुरा लगता है। वह कुछ नहीं बोल पाती। वह मजबूरन शादी के लिए मान जाती है। शादी की तैयारी होने लगती है। तभी एक दिन कुछ ऐसा होता है जिस दिन की किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। सूरज अपने पिता के साथ पुलिस को भी लेकर आता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए। इस छगन ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। तू यहाँ कैसे? तू तो मर गया था। तू बच कैसे गया? तुमने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन ऊपर वाला मेरे साथ था। और जिसके साथ ऊपर वाला होता है, कोई भी माई का लाल उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। सूरज को जिंदा देख चाची को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है और सूरज की आवाज सुन तारा दौड़कर बाहर आती है। सूरज बाबू, आप जिंदा हैं? हाँ तारा, मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सब यहाँ क्या हो रहा है? किसकी शादी की तैयारी हो रही है? और चाची, आपने तारा इलाज नहीं करवाया। अब तक तो तारा इलाज हो जाना चाहिए था। चाची है सारी बातें सुनकर हकी बकी रह जाती है और घबरा जाती है। वह कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी चाचा बोलता है, सूरज बेटे, इस नीच और लालची औरत से क्या पूछते हो? और तारा को तो कुछ भी नहीं पता कि तुमने उसके इलाज के लिए पैसे भी दिए थे। दरअसल हमें किसी से पता चला कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। बेटा, हम तो पूरी तरह से टूट गए थे। और उसके बाद तुम्हारे चाची ने लालच के चलते तुमने जो पैसे दिए थे वह रख लिए और तारा का इलाज नहीं करवाया। और तो और, वह तारा से अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी, इसलिए उसने इस आवारा लड़के से तारा की शादी तय कर दी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे बेटा कि इस छगन ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। अच्छा हुआ बेटा तुम लौट आए। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें सुनकर सबको बहुत बड़ा धक्का लगता है। सूरज कहता है, चाची, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने आप पे यकीन किया था। मैंने वह पैसे तारा के इलाज के लिए दिए थे, फिर भी आपने ऐसा किया। और तो और, आप तारा की शादी ऐसे लड़के से करवाना चाहती थी जो कितना घटिया है। वह तो अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गया। शायद भगवान भी कहीं ना कहीं मेरे साथ है।
इसलिए उस दिन भगवान ने मेरी जान बचा ली। इतने दिनों तक मेरा इलाज चल रहा था, इसलिए मैं लौट नहीं पाया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गई थी। मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। मुझे तुम लोग जो सजा दोगे मंजूर है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरी मत ही मारी गई थी जो मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए। सूरज बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, हम कल ही तारा का इलाज करवाएंगे और जल्द से जल्द खुशी खुशी तुम दोनों की शादी भी करवाएंगे। फिर चाची तारा से भी माफी मांगती है और तारा अपनी चाची को माफ भी कर देती है।